नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त सीधी बात का है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात वंदे मातरम पर, क्योंकि वंदे मातरम पर सदन में संग्राम देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और वंदे मातरम का मुद्दा उठाया जा रहा है। नेहरू को कोसना, नेहरू पर सवाल खड़े करना बीजेपी की आदत बन गई है। बार बार नेहरू को कटघरे में लिया जाता है। तो उधर सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खून में है और प्रियंका गांधी तो सीधे इसे बंगाल चुनाव से भी जोड़ रही हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा इसीलिए हो रही है और वंदे मातरम को के बारे में इतनी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो क्या वाकई में वंदे मातरम सिर्फ एक बहाना है? दरअसल बंगाल के चुनाव पर निशाना साधना ही इसके पीछे असल मकसद है। इसी पर करेंगे आज हम बात, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आज सदन में किस तरीके से संग्राम मचा जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह आमने सामने आए। वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी। पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे इन्हों पीछे पीछे। तो नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। तो सदन में संग्राम छिड़ा है और ऐसे में कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जरूरी है। यही एक बड़ी वजह है। वो सवाल हम आज सीधी बात में उठाएंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। क्या 150 साल की स्मृति में बहस करना राष्ट्रीय गौरव है या एक प्रायोजित नैरेटिव? क्योंकि इसको लेकर, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए इसीलिए चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले वक्त में, यानी कि कुछ ही महीनों में बंगाल में चुनाव है और बंगाल की पृष्ठभूमि से इसे जोड़ा जा रहा है। दूसरा सवाल, सरकार का मकसद संस्कृति की सुरक्षा या फिर चुनावी ध्रुवीकरण, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है। सरकार का यह कहना है कि यह हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है वंदे मातरम, लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, इसे सीधे बंगाल चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तीसरा सवाल, असली लोकल इश्यूज कब बनेंगे बहस का केंद्र? अगर बात रोजगार की करें या फिर बात आप बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम सुविधाओं और जरूरतों की करें, आम जनमानस की करें, तो ये सब इश्यूज बहस का केंद्र कब बनेंगे? कब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी? कांग्रेस पर क्यों लग रहे हैं वंदे मातरम के विरोध होने के आरोप कि आप वंदे मातरम के विरोधी हैं, वंदे मातरम का विरोध आप करते हैं? कांग्रेस पर आखिर क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं? इतिहास के पन्नों को भी पलटने की कोशिश यहां पर होगी और कई तरह के गंभीर सवाल इसी से जुड़े हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है कि वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खून में है। पांचवा अहम सवाल, बंगाल क्यों बार बार बन रहा है राष्ट्रीय बहस का केंद्र? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि घुमा फिरा के हर बार बंगाल की बात आजकल केंद्र में आ ही जा रही है, चर्चा के केंद्र में आ ही जा रही है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और जो भी चर्चा हो रही है या जो भी मुद्दे उठ रहे हैं इसे एक नैरेटिव के तौर पर उठाया जा रहा है ताकि बंगाल पर निशाना साधा जा सके, बंगाल में जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ एकत्रित किया जा सके, क्योंकि बंगाल की पृष्ठभूमि से जुड़ना और अपना जुड़ाव वहां तक दिखाना, वहां के लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय आपसे कराते हैं और एक एक कर उनसे करेंगे हम सीधे स्पष्ट सवाल।
बीजेपी की प्रवक्ता पल्लवी सिंह हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उज्जवल पाठक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका। टीएमसी की तरफ से बहुत जल्द हमारे साथ सुब्रत सिन्हा जुड़ेंगे, अभी इस चर्चा का हिस्सा नहीं है, जल्द ही कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और पल्लवी सिंह जी, शुरुआत सीधे आपसे, क्योंकि एक गंभीर आरोप 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम पर चर्चा तो हो रही है, ठीक है, लेकिन एक गंभीर आरोप ये लग रहा है कि दरअसल वंदे मातरम पर चर्चा तो सिर्फ एक बहाना है, बंगाल चुनाव पर निशाना साधना ही असल उद्देश्य है। क्या कहेंगी? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको यदि इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है तो ऐसे ही कुछ मुद्दे, यदि हम बिहार के मुद्दे उस समय उठा रहे थे तो बिहार इलेक्शन, तो हमारे देश में इलेक्शन तो हर 6 महीने पे आते ही रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात क्या है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं। इसके इसलिए जो है इस पे बहस हो रही है, इस पे बात हो रही है और बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हमारा जो देश है, हमारे देश के लोग हैं, उनको भी अपनी संस्कृति के बारे में जानने का हक है। उनको भी इस बारे में इसका जो इतिहास है, इसके साथ जो राजनीति हुई है, वंदे मातरम गीत के साथ जो राजनीति हुई है, जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसके बारे में भी बात करने का बिल्कुल हक है, लोगों को जानने का हक है। तो इसमें गलत क्या है यदि इसके बारे में चर्चा हो रही है या प्रधानमंत्री जी या कोई भी बात कर रहा है, क्योंकि 150 साल का समय हुआ और वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जब आजादी की लड़ाई में 1857 के समय लिखा गया और उस समय जोश से लोग भर जाते थे जो भारतीय थे, बात करते थे, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी आपको भी पता है कि हम गुलामी के दिन देख रहे थे। तो उस समय भारतीय बहुत ही ज्यादा जोश के साथ इस गीत को गाते थे और जाते थे, टकराते थे। उन्होंने पूरी तरीके से सोच रखा था कि उनको आगे मुकाबला करना है। तो इसको फिर इसके बाद इस गीत के साथ किस तरीके से राजनीति की गई, तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ गया ये गीत। बकायदा इस गीत को लिखा गया था देश के नाम, माँ भारती की इसमें वंदना की जा रही है, लेकिन इसको दूसरा एक धार्मिक रंग दिया गया जिसकी वजह से इसके टुकड़े कर दिए गए, जो बहुत ही गलत है। इसमें स्पष्ट रूप से है, इसका अनुवाद भी है और कि माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। हाँ। इस तरीके ये जो है उस समय पे छपी हुई थी, एक साहित्यिक पत्रिका थी, उसमें ये पब्लिश भी हुआ था और बाद में इसको संगीतबद्ध भी किया गया। लेकिन 1937 में इसका संशोधन हुआ जो कि गलत है और बिल्कुल इसके बारे में बहस तो अवश्य होगी, क्योंकि सभी को अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को जानने का पूरी तरीके से हक है। जी, तो पल्लवी जी का ये कहना है कि बंगाल चुनावों से इसे जोड़ना गलत है और सदन में अमित शाह की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि इसे चुनावों से ना जोड़ा जाए, बंगाल चुनाव से ना जोड़ा जाए। लेकिन उज्जवल पाठक जी, ये आरोप देखिए प्रियंका गांधी ने भी सीधे लगाया। प्रियंका गांधी ने भी यही कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, वंदे मातरम पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो दूसरी तरफ पहले तो इस सवाल का आपसे जवाब, क्या आरोप क्यों लग रहे हैं, इसको बंगाल से क्यों जोड़ा जा रहा है? 150 साल पूरे हुए हैं, उस पर चर्चा हो रही है, उसे याद किया जा रहा है, संस्कृति की रक्षा की बात की जा रही है, फिर इसे बंगाल से इसका कनेक्शन क्यों विपक्ष कर रहा है? देखिए, वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की एक चेतना रही है और आज भी वंदे मातरम भारतीयों के मनो मस्तिष्क में, दिमाग में, दिल में बसा हुआ है, रग रग में दौड़ रहा है। वंदे मातरम देखिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि यदि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसको जन स्वीकारता प्राप्त है, संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया है, तो इसमें किसी भी प्रकार के विवाद और चर्चा की बात कहां से आती है? आप ये बताइए। पूरी देश की जनता इसको स्वीकार करती है, नमन करती है और इसके साथ साथ रही बात की वंदे मातरम का विपक्ष क्यों विरोध करता है? भाई कहां करता है विपक्ष विरोध? आपने कल से विपक्ष के 100 सांसदों, 150 सांसदों का बयान सुना, सबने वंदे मातरम को सराहा। और देखिए, वंदे मातरम की जब 150वीं वर्षगांठ हुई तब प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, तो उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम
को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। तो सबसे पहले तो वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और रही बात, प्रधानमंत्री जी ने आज सबसे ज्यादा विवादित बात अपने वक्तव्य में ये की वंदे मातरम के संदर्भ में कि कुछ विभाजनकारी ताकतों ने इसको तोड़ने का काम किया। जब वंदे मातरम पर संशोधन 1937 में किया गया तो उस CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आपको और प्रधानमंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और इसके साथ साथ ऐसे कई क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने व्यापक आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में एक व्यापक योगदान दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी उनको विभाजनकारी ताकतें कह रहे हैं? भाई, आप यदि राष्ट्र के आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक व्यापक योगदान देने वालों को विभाजनकारी ताकतें कह रहे हैं, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके राजनीतिक पूर्वज कौन थे जिन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री का पद स्वीकार किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और इसके साथ साथ सरकारें नहीं बनाई, वहां के तमाम हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों की सेनाओं में शामिल करके इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास किया। देश विरोधी ताकतों का इन्होंने साथ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग तो लिया ही नहीं और इसके साथ साथ उसको कमजोर करने का भी प्रयास किया और आज सदन में खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हीं के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि भारत छोड़ो आंदोलन तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, ये अंग्रेजी शासन के लिए खतरा है। ये ऑन रिकॉर्ड इतिहास में बात लिखी हुई है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले आप अपना इतिहास उठा के देखिए कि हमारा राजनीतिक इतिहास क्या है। हमारे वैचारिक पूर्वज और जो हमारे पूर्वज थे वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते रहे, उनकी दलाली करते रहे। तो पहले वहां आप अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए, फिर वंदे मातरम जैसी पवित्र चीज पर बात उज्जवल जी, करिएगा। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देखे, तो उसका जवाब पल्लवी सिंह जी देंगी। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर करूंगी, ये क्यों आरोप लगा कि वंदे मातरम का विरोध करना कांग्रेस के खून में है? ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है? और मल्लिका अर्जुन, सुनिए, इसको मैं कनेक्ट इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे खुद सदन में ये कहते हैं कि वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए जाने चाहिए। अब सिर्फ 2 छंद ही क्यों गाए जाने चाहिए? बाकी से किसको दिक्कत, किस भाषा से दिक्कत, किस लाइन से दिक्कत? जरा इसको भी आप सही तरीके से समझा पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप हमें ये बताइए और भाजपा की प्रवक्ता भी हमें ये बताएं कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया, तब उन 2 छंदों को ही तो स्वीकार किया गया। उसमें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बड़े बड़े नेता थे, पंडित नेहरू और तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया। तो भाई आप ये बताइए, आप संविधान सभा पर चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आप चिन्ह खड़ा करके ये बात बोलते, जवाब दीजिए भाई आप। पल्लवी जी जवाब ये बात क्या बचकानी बात कही मानी जाएगी? पल्लवी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने बकायदा सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखकर कहा था कि इससे समस्या हो सकती है एक विशेष वर्ग को। मैं बोलना नहीं चाहूंगी कि उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि लखनऊ में उस समय आंदोलन किया गया था जिन्ना जी द्वारा। तब उसके बाद उन दोनों जो उसके जो छंद थे, उनके जो पार्ट थे, उसको निकाला गया था। और ये डिसीजन देखिए, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। आपने कहा कि पहली बार गाया गया आपके समय में, जब आपकी सरकार थी तो किसके समय में गाया जाएगा? आप ही के समय में गाया गया, आप ही के समय में उसको हटाया गया, आप ही के समय में इमरजेंसी लगाई गई। अंग्रेजों की सरकार थी भाई, 50 साल तक आप ही हुकूमत राज थी करते रहे। और उस समय वंदे मातरम गाने पर जेल भेजा जाता किसके था। समय में होगा? उस समय वंदे मातरम गाने पर जेल भेजा जाता था, ब्रिटिश हुकूमत थी। आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रही थी। सुन ली, थोड़ा धैर्य रख के बात सुनिए। सही बोलिए, आप यदि तो सही बोलिए, उत्तर भी जानकारी तो सुनिए, आप उत्तर भी सुनिए। जब आप ही सरकार में रहोगे, चाहे 1937 की बात कर लो, ठीक है, आपने अपनाया, आपके समय में गाया गया, फिर इसके बाद इसको हटाया भी गया आपके समय में, तो बिल्कुल आपकी जवाबदेही बनती है। आपने किस लिए आपने हटाया? आपने लोगों को समझाने की बजाय
आपने सिर्फ इसलिए कि उनको प्रॉब्लम उस समय वंदे मातरम गाने पर कांग्रेस के और देश के सैकड़ों क्रांतिकारी जेल काट रहे थे, जब आपके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों की मजदूरी कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे। बोलिए 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 उस समय वंदे मातरम गाने बोलते बोलिए बोलिए, बोलने भी नहीं दूंगी मैं आपको। उस समय वंदे मातरम गाने पर जब कांग्रेस के तमाम नेता जेल काट रहे थे, तब आपके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों से 60-60 रुपए पेंशन ले रहे थे। आपकी गलत फहमी है। जितने भी देखिए, सभी ने सबकी यदि बात की जाए स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी साथ थे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ साथ नहीं थी। हाँ, गलतियां आपकी जो हुई हैं उनको आप एक्सेप्ट करने में हमेशा कतराते हैं, चाहे वो इमरजेंसी की बात कर लो, पाकिस्तान की भी इसका जवाब तो जरूरी है ना। खड़गे जी भी 2 छंद की बात कर रहे हैं और जिस चिट्ठी का जिक्र पल्लवी सिंह जी भी कर रही हैं, वो चिट्ठी तो है ना, ये बात तो निकल कर आ रही है। अगर अब इतिहास पर चर्चा हो रही है, देश की संस्कृति की चर्चा हो रही है, तो ये बात तो निकल कर आ रही है कि जो नेहरू जी ने बोस को पत्र लिखा था जिसमें ये जिक्र था कि समस्या हो सकती है। किस बात से समस्या, क्या एक वर्ग को खुश करने के लिए, या फिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी, यही चीज, यही जो मैटर उठ रहा है, इसी को कांग्रेस से क्लियरली समझना चाहते हैं। नहीं तो आपने केवल नेहरू जी ने जो पत्र लिखा था, वंदे मातरम की पृष्ठभूमि मुस्लिमों को नाराज कर सकती है, और उन्होंने कहा कि यह पत्र लखनऊ में जिन्ना जी के जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था उसके बाद उन्होंने लिखा था, और बकायदा उन्होंने लिखा था कि इससे जो मुसलमानों का गुस्सा और भड़क सकता है। तो बजाय समझाने के आप कहते हैं, देखिए भारत एक सेक्युलर राष्ट्र था, उसको एक समरसता लाने के बजाय आपने क्या किया, आपने एक वर्ग को कि नाराज ना हो इसलिए आपने पूरा गीत जो है उसको काट छाट दिया। ये कहां तक उचित है? आप इसका हमको उत्तर आप दें, ये प्रश्न आपसे है। आप बताइए कि लोगों को समझाने के बाद उज्ज्वल जी, फिर मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास जाऊंगी, जवाब दीजिए। आप सत्ता में थे, वो भी पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में थे, उसको सामाजिक सद्भाव की आड़ में। ठीक है, जवाब दे रहे हैं पल्लवी जी, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए उज्ज्वल जी। आपने केवल ये बात सुन ली कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस नेताजी को पत्र लिखा, लेकिन हाँ। नेताजी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र में क्या लिखा, कम को भी पढ़िए भाई। नेताजी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र में लिखा कि भाई नहीं, वंदे मातरम का विश्लेषण होना चाहिए, उसमें व्यापक विश्लेषण हुआ, और इसके साथ साथ विश्लेषण होने के बाद कलकत्ता अधिवेशन में बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के नेता जिन्होंने सैकड़ों वर्ष जेल काटी, उन्होंने इसमें व्यापक विचार विमर्श किया और संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया। भाई देश की संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया। अब आप ये बताइए, आपका एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण है या संविधान सभा की राय ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाई अगर संविधान सभा से ज्यादा आप लोग अपनी विचारधारा को मानते हैं तो संविधान को स्वीकार करना। और जो बोस को पत्र लिखा, आप टैगोर को पत्र जो लिखा उसकी बात कर रहे हैं, और जो सवाल बोस को पत्र लिखा उस पत्र को लेकर मुख्य रूप से सवाल उठ रहे हैं, तो उसका जवाब भी तो दीजिए ना सर। अब जो क्वेश्चन पेपर में आपके ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं, अगर आपका सत्ता पक्ष कुछ सवाल दाग रहा है तो उसका जवाब आप वही तो देंगे ना, टू द पॉइंट। नहीं, सत्ता पक्ष से तो हम ये भी पूछ रहे हैं कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई, इसका जवाब आप देश के सामने कब देंगे? सर पहले वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं पहले उसका आंसर कर दीजिए, फिर जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका पल्लवी जी कर देंगी, बारी बारी कर लीजिए। आप ये बताइए। मैं तो इसीलिए अभी डॉक्टर सुनील कौशिक के पास गई भी नहीं, मैंने अभी तक उनको डिबेट में इंक्लूड भी नहीं किया कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से पहले सवाल जवाब कर लें। उसका जवाब हम दे तो रहे हैं। नहीं, उसका जवाब हम दे तो रहे हैं कि भाई उस जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें स्वतंत्रता संग्राम के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने विश्लेषण किया। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, आजाद नरेंद्र देव भी थे, सरदार पटेल भी थे, नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यानी कि ये सभी का मिलकर था कि एक वर्ग को समस्या हो सकती है, कमेटी के सभी मेंबर्स का था। भाई आप ये बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यदि संशोधन किया और ये लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे और बैठक में अधिवेशन में मौजूद थे, ठीक, तो आपका कहना है कि अकेले नेहरू के लिए सवाल ना उठे। ठीक, जो मैं समझ पा रही हूँ, अकेले यानी नेहरू पे सवाल ना उठे, ये आप कह रहे हैं। तो आपका कहना है कि अकेले नेहरू पे ना उठे। नरेंद्र मोदी जी इन्हीं को विभाजनकारी ताकतें बोल रहे हैं। अब बताइए,
महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, इनको विभाजनकारी अच्छा, ताकतें इन सबको नरेंद्र मोदी जी को विभाजनकारी सदन से ताकतें बोला। बोला जा रहा है, और किससे बोला जा रहा है या फिर किसको किसकी तरफ इशारा है? पल्लवी जवाब देंगी। पल्लवी जी, मैं लौटूंगी लेकिन आप दोनों के पास। पहले मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील कौशिक, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल जाहिर सी बात है, देखिए इसको बंगाल से जोड़ा जा रहा है, बंगाल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अब ये सिर्फ संयोग है कि 150 साल पूरे हुए, उस पर चर्चा हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति की सुरक्षा की बात हो रही है, या फिर एक तरह का प्रयोग है क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ ही महीनों में बंगाल में चुनाव है? आपका नजरिया क्या कहता है? देखो मोनिका, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भारत में वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा, संघर्ष का नाद और भारत की पहचान का मंत्र। महत्वपूर्ण ये सबसे ज्यादा हो जाता है कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए। देश की संविधान सभा ने उसको पास कर दी और राष्ट्रीय गीत दर्जा दे दिया। उसके बावजूद भी इस देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो अभी भी वंदे मातरम गाने से मना करते हैं, और वो सब पब्लिक डोमेन में है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, एक सांसद ने किस तरीके से उठाया वंदे मातरम का शुरू किया, और वहां जब राजनीतिक दलों के कुछ बड़े नेताओं से पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने उस पर चुप्पी साधी। महत्वपूर्ण यहां हो जाता, अभी भी 75 साल के बाद देश में कानून बना, देश के संविधान ने तय कर दिया कि ये राष्ट्रीय गीत है, लेकिन उस राष्ट्रीय गीत को गाने से कुछ लोग अभी भी देश में मौजूद है जो मना करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस नहीं बोली। यदि कांग्रेस ने भी उन लोगों का विरोध किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का मौका नहीं मिला। आज भी जो चर्चा इसलिए हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए उसको मुद्दा बना रही है कि जब आपने ऐसे तत्वों को आपके बीच में जो है वो समय समय पर विरोध करते हैं। संसद में भी आपने देखा होगा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरीके का वक्तव्य दिया, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? तमाम मुस्लिम संगठनों के आका इस बात का खुल के विरोध करते हैं कि हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। उसके साथ कौन खड़ा है? फिर उनके साथ खड़ा होने की बात भी नहीं है। देश का कानून कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ, और ऐसा नहीं कि देश में कानून नहीं है। लेकिन एक जब सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बन जाती है, तो देश में यदि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है राजनीतिक रूप से, तो निश्चित तौर से उसका पक्ष विरोध। वो मैं देखता हूं कि कांग्रेस को जो विरोध करना चाहिए जमीनी स्तर पर ऐसे लोगों का, तो कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती, इसलिए राजनीति। एक चीज आपने ये कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है संसद में? मुद्दे वो हमेशा थे हैं और रहे। हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सबने हवाई अड्डे बनाए हैं, सबने सड़कें बनाई हैं, सबने स्कूल बनाए हैं, सबने हॉस्पिटल बनाए हैं। ये सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि उसने विकास का कार्य न किया हो, विकास हो गए। लेकिन जब बात विचारधारा की आती है, तो निश्चित तौर से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विचारधारा को पनपने में, रोकने में, बाधित करने में लोग कौन मौजूद है, उस पर भी एक स्वस्थ पर चर्चा होनी चाहिए। जब परिवार में एक विचारधारा चलती है, पिताजी की, माताजी की, दादाजी की, और जब अच्छे से उनका हम संयम के साथ उनका अनुकरण करते हैं, तो निश्चित तौर से परिवार को अच्छा। इसलिए देश में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखने में जिनकी अहम भूमिका है, या उस पर कोई सवाल करके कुछ चर्चा बनती है। और देश की युवा पीढ़ी को यह जानने का अधिकार है कि पहले ही जब संविधान सभा में पास हो जाने के बाद सवाल खड़े किए, तभी सार्थक रूप से इन शक्तियों को कुचल दिया जाता, राजनीतिक रूप से या कानूनी रूप से जवाब दे दिया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि यह बात यहां तक पहुंचती। हर सरकारें बचती आई, और इसलिए बचती आई कि वोट बैंक हमारा खराब न हो जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है
कि ऐसे लोगों के साथ कानूनी रूप से कड़ाई से कैसे अनुपालन कराया जाए। धार्मिक रूप से वो मना कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत, या तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा समाप्त कर दीजिए। और जब राष्ट्रीय गीत का दर्जा है तो चाहे व्यक्ति देश में किसी भी धर्म का मौजूद हो, उसको राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना पड़ेगा। और जब आप सम्मान नहीं करेंगे, एक राजनीतिक दल विरोध में होगा, एक साथ खड़ा होगा, तो चर्चा संसद में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी, चर्चा सड़कों पे भी होगी, चर्चा चाय की दुकान पे भी होगी, और बनने पर चर्चा। और इस चर्चा को रोकने के लिए या आगे ले जाने के लिए ये राजनीतिक दलों को निर्णय करना है। ये राहुल गांधी जी को निर्णय करना है चर्चा होनी है कि नहीं होनी है। ये नरेंद्र मोदी जी को तय करना है चर्चा होनी है कि नहीं होनी। लेकिन युवा पीढ़ी को ये जानने का अधिकार है कि 75 साल के बाद देश ने जो कानून बना दिया, राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया, लेकिन आज भी तमाम कार्यक्रमों में मुस्लिम धर्म के लोग वंदे मातरम का विरोध क्यों करते हैं, और जब क्यों करते हैं तो निश्चित तौर से संसद में चर्चा होकर के सारी बातों को रखने का हर राजनीतिक दलों को अधिकार है, और वही संसद में सब चर्चा हो रही है। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने जिस तरीके से पूरी बात हमें यहाँ पर समझाई, और सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों संसद में संग्राम छिड़ा है वंदे मातरम पर, और क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संयोग है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और इसलिए सदन में चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, सब अपने अपनी दलीलें अपने अपने बयान दे रहे हैं, या फिर एक वाकई में प्रयोग, क्योंकि आगे आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है और इसको बंगाल की पृष्ठभूमि से जोड़ा जा रहा है। इसी पर होगी आगे भी सीधी बात, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का है। तो सीधी बात में आज बात कर रहे हैं हम वंदे मातरम को लेकर संसद में छिड़े संग्राम पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा हैं। बीजेपी की तरफ से पल्लवी सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। उज्जवल पाठक को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, विश्लेषण के लिए वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। पल्लवी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। यह आरोप आप पर भी लग रहे हैं, यानी कि एनडीए पर लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं, कि भाई नेहरू बार बार राजनीति के केंद्र में बीजेपी के कैसे आ जाते हैं। हर मुद्दे पर आप नेहरू को बीच में ले आते हैं। अब जैसे उज्जवल जी ने भी कहा कि कमेटी का हिस्सा तो तमाम लोग थे ना भाई, महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, पटेल भी थे, सब थे, लेकिन आपकी राजनीति में बार बार नेहरू ही केंद्र में आते हैं, तो नेहरू पर बार बार निशाना आखिर बीजेपी क्यों साधती है? देखिए मोनिका जी, यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाएगी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप? तो सीधे निशाना किस पे साधते हैं? यदि देश की बात हो तो आप मोदी जी की बात करते हैं, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतलब योगी जी। तो जो अध्यक्ष होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, बिल्कुल हम उसी का नाम लेंगे सब। और 50 साल तक आपने देश चलाया है, तो आपकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, या जो गलतियां हुई हैं, क्या आज के युवाओं को, यहाँ के जो हमारे युवा हैं, उनको जानने का हक नहीं है? क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप तो खुद वोट चोरी करते हैं, आपने अपने समय में क्या क्या चीजें की, उसके बाद भी आपने भी जैसे बोला मुद्दे की बात आप बताइए, कांग्रेस पार्टी कौन सी मुद्दे की बात करती है? वोट चोरी का मुद्दा लेकर आती है, और ये भूल जाती कि उसके समय में वोट चोरी क्या, उस समय तो इलेक्शन का रिजल्ट भी अगर इनके फेवर में नहीं आता था तो उसको बदल दिया जाता था, फिर से इलेक्शन करा दिया जाता था। ये इस तरीके का हाल चल रहा था, अपने हिसाब से चीजें चलती थी। यदि पत्रकारिता की बात की जाए तो पत्रकार या कोई भी पब्लिशर की यदि बात करें, आपके अगेंस्ट लिख दे तो उसके ऊपर केस, उसको जो है बंद करा दिया जाता था, ये स्थिति थी। तो बिल्कुल आज के लोगों को, आज के युवा को जानने का हक है। 50 साल में हमें क्या दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्यों नहीं जानने का हक है? तो हम इस विषय में बात तो बिल्कुल करेंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे, हम इमरजेंसी की बात करेंगे, जिस तरीके के आप कानून लाए थे। आप अभी घुसपैठिए पे आप इतना सवाल करते हैं, आप लोग ने क्या सिटीजनशिप एक्ट जो लाए थे 1985 में, वो क्या था जिससे आसाम में कितने सारे घुसपैठियों को आपने देश में ही रहने का आदेश दे दिया था, उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया। और आप कल अभी एक डिबेट में बैठी थी, वो कि सीमा हैदर घुसपैठियां हैं, वो यहाँ के वोट डालेंगी, इस तरीके के मतलब इलॉजिकल से बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तो वैलिड बातें और जो चीजें हैं, जो इतिहास में जो हुआ है, हमारे देश की हिस्ट्री सबको जानने का हक है, और हम बिल्कुल उसको बताएंगे, उसमें गलत क्या है?
हम तो आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे स्पष्ट रूप से इस पे आंसर मांग रहे हैं। आप भी तो आप तो संसद में जाते हैं, संसद में आपको कोई बहस नहीं करना है आपको। आप समय बर्बाद करते हैं, आप बैनर पोस्टर लेके बाहर जाके विरोध करते हैं और संसद भंग करते हैं। जैसे यहाँ आप नॉर्मली देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से आप प्रश्न पूछोगे प्रवक्ता से, यदि वो उत्तर देगा तो आप बीच में बोलना शुरू कर दोगे। तो ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। धैर्य रखिए, 50 साल तक आपने देश चलाया है, जवाबदेही आपकी भी बनती है, बहुत ज्यादा बनती है, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा बनती है। क्योंकि जब भारत आजाद नहीं था, उसके बाद भारत आजाद हुआ, आप आए, आपने सत्ता संभाली, 50 साल तक संभाला। तो बिल्कुल हमको पूरे देशवासियों को जानने का हक है, और आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए ना। आपसे गलती हुई, आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और आप बताते कुछ और है, आप दूसरा एग्जाम्पल देने लगते हैं। पहले जो पूछा गया उस पर तो प्रश्न का उसका तो उत्तर दीजिए। आप तो मुझसे जो सीधा प्रश्न पूछते हैं, मैं उस पर आंसर दे रही हूँ आपको। उज्जवल जी, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जो आपकी तरफ से भी सवाल था कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो नेहरू पर आकर क्यों अटक जाती है, या नेहरू पर आकर सुई क्यों अटक जाती है, उम्मीद करती हूं कि आपको इसका जवाब सही तरीके से मिल गया होगा। उज्जवल जी, भाई नेहरू जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनके पास न तो इतिहास बताने के लिए, इनका काला इतिहास रहा है, आप भी जानती हैं, देश जानता है। तभी आजादी के बाद की उस जनरेशन ने, जिसने इनको देखा अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली करते हुए, इनको सत्ता से 70 सालों तक बाहर रखा। कभी इनकी 1 सीट आती थी, कभी 2 आती थी। ऐसा नहीं कि उस समय राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, हिंदू महासभा चुनाव लड़ती थी, जनसंघ थी, तमाम पार्टियां थी, लेकिन जनता इनकी करतूतों को जानती थी। उस समय की जनता इनकी करतूतों को जानती थी, इसीलिए इनकी 1 सीट आती थी, कहीं 2 सीटें आती थी। लेकिन अब जनता और जनरेशन धीरे धीरे जब बदलाव हुआ, तो कहीं ना कहीं इतिहास है, बहुत कम लोगों को भी इनका ध्यान है। और दूसरी बात, इन्होंने गुमराह किया है कई मुद्दों पर, तो जनता को कहीं ना कहीं इन्होंने भावनात्मक रूप से एक तरीके से बांटने का भी प्रयास किया। तो कुछ ऐसी चीजें नहीं तो ये शताब्दियों तक सत्ता में नहीं आने वाले थे, ऐसे इन्होंने कार्य किया था, घृणित कार्य किया था। और रही बात नेहरू जी की, तो आप नेहरू जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, नेहरू जी गुण निरपेक्षता की बात करते थे। उन्होंने इतनी बड़ी विदेश नीति भारत को दी। अभी जो आप पुतिन के साथ बैठ करके और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देश के हितों की को साध रहे थे, कहीं ना कहीं वो नेहरू की ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक विरासत है, जिसका आप विरोध किया करते थे और अमेरिकी खेमे की तरफ झुकाव रखते थे। तो आज आप उसको स्वीकार रहे हैं, बड़े बड़े लोग स्वीकार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आज देश की मीडिया जाकर के पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका इंटरव्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भारत और रूस के पुराने संबंधों एक विरासत का ही परिणाम है। नहीं, आप भी जानती हैं, बड़ी बात होती है राष्ट्राध्यक्ष का इंटरव्यू करना। यदि भारतीय मीडिया कर रही है तो गौरव की बात है, तो इसको भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई केवल सदन में खड़े हो, ना तो अपनी उपलब्धियां बताएं, ना अपनी कमियों को बताएं, ना राष्ट्र की चुनौतियों। उज्जवल जी, अगर आप सारी चीजें अभी करंट, उज्जवल जी अभी जो करंट चीजें चल रही हैं, अगर आप उसका सारा क्रेडिट अगर नेहरू जी को देते हैं, तो अगर कहीं कोई कमी या खामी होगी तो सवाल भी तो नेहरू जी पर ही उठेंगे ना। ये तो ऐसा होगा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि जितने प्लस पॉइंट हैं उसमें चाहे योगदान हो या ना हो या कुछ भी हो, आज अगर बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाए तो उसका क्रेडिट आप नेहरू जी को दे रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका क्रेडिट आप चाहते हैं कि नेहरू जी के मत्थे ना मढ़ा जाए, वहां से नेहरू जी को दूर रखा जाए। ये आपका जो एनालिसिस है और ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा समझ से परे है। उज्जवल जी, चले, किसी तकनीकी खामी की वजह से उज्जवल जी से अभी संपर्क सुन पा रहे हैं आप मुझे? उज्जवल जी से, लेकिन हाँ बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम पर चल रही है, कोई बात नहीं। मैं अपना सवाल एक बार फिर से आपसे रिपीट करती हूँ, अगर आप मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है ये है कि सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन, जी सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल आपसे उज्जवल जी सीधे ये है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि अगर बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो रहा है, आज करंट सिनेरियो में अगर कोई चीजें हम उपलब्धि हासिल कर रहे हैं या अगर कोई एक अच्छा काम हो गया देश में, तो आप उसका सीधा क्रेडिट दे देंगे कि कोई लेना देना नहीं नेहरू जी से, ठीक है।
और अगर कुछ गलत हो गया, बच्चा फेल हो गया और उसको लेकर के नेहरू जी पर सवाल उठ रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं नेहरू जी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो गलत एनालिसिस हुआ ना सर। ये तो आप अपने आप ही एक सीमा खींच रहे हैं, जो अच्छा वो हमारे पाले, जो अच्छा नहीं है वो बीजेपी के पाले। उज्जवल जी, चलिए किसी तकनीकी खामी की वजह से शायद उज्जवल जी से सही तरीके से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उज्जवल जी से आगे सवाल करेंगे, इस चर्चा का वो हिस्सा बने रहेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वंदे मातरम का इतिहास हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहा है। जिस तरीके से ये चिट्ठियों का भी जिक्र हुआ, उज्जवल जी ने भी कहा, पल्लवी जी ने भी कहा, टैगोर को चिट्ठी, नेहरू की बोस को चिट्ठी, नेहरू की टैगोर को चिट्ठी, ये बहुत संवेदनशील इतिहास है। अब इस इतिहास को बार बार कुरेदना या बार बार इस पर सवाल उठाना क्या ठीक है? आज वर्तमान स्थिति में इसका अर्थ समय के साथ कैसे बदल रहा है? इसलिए इस पर चर्चा मोनिका जी हो रही है। इतने वर्षों के बावजूद भी यदि इस देश में राष्ट्रीय गीत को गाने वाले नहीं हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार है। और मैं मोदी जी की सरकार को मानता हूं, 10 साल से आपकी भी सरकार है और 10 साल में कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसे घटनाएं हुई हैं जहां वंदे मातरम का विरोध किया गया है। आपने उनको ठीक से क्यों नहीं कुचला? कुचला शब्द की मैं बार बार उपयोग कर रहा हूं। कोई रास्ता बचना नहीं है। यदि नेहरू जी के सामने इस मुद्दे को लेकर के पत्राचार हुआ और बैठ के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हुई, तो तत्काल उसका समाधान क्यों? क्या ऐसा नेहरू जी नहीं कर सकते थे कि आपको राष्ट्रीय गीत को गाना ही पड़ेगा? जब देश के संविधान ने राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी है, एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करे, उसका बीच का रास्ता निकालने का काम है। यदि मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, तो या तो मैं फिर बार बार कहता हूं, या तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा कैंसिल कर देते। यदि राष्ट्रीय गीत का दर्जा बरकरार आपने रखा, तो उन लोगों को आपने ठीक से पनपने क्यों दिया? वो आज भी मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि आज चर्चा इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं हो रही है कि युवाओं के मन में तो आता ही देश के संविधान ने जिसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है, जितने लाओ लश्कर के साथ सरकारें रहती हैं, केंद्र की हो या प्रदेश की हो, तो गीत का सम्मान नहीं करा पा रहे। कोई भी आएगा मोटा के बोल देगा कि हम राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करते, हम नहीं गाएंगे, हम विरोध करते हैं। वो भी प्रतिनिधि एक पब्लिक डोमेन में तो हो कि मुस्लिम धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं, तो बात सकती है जो जनप्रतिनिधि जो संसद में बैठ रहे हैं, जो विधानसभा में बैठ रहे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, इसलिए चर्चा करते हैं। और ये देश के युवाओं को, देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, तो उनसे कैसे निपटना है। जब घर में कोई चर्चा होती है ना, तो घर में जब बुजुर्ग लोग बताते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी के बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे बच के रहना, इससे दूर रहना, इससे ज्यादा बातें मत करना, तो जो सांसद हैं, जो देश की संसदीय प्रणाली है, वो चर्चा करते ही चर्चा के बाद यही निकलता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। नेहरू जी ने, मैं इसलिए मैं भी दोषी इसलिए मानता, समय इसका कम नहीं, आपने उसको दाएं राष्ट्रीय गीत का दर्जा दी, चीजें आप ही के समझ, तो निश्चित तौर इसका ब्लूप्रिंट प्लान तैयार कर राजीव गांधी जी। अब इंदिरा गांधी एक ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी जी तो नरेंद्र मोदी के साथ माना जाता है बड़ा सशक्त प्रधान, पूरा देश सम्मान करता है, जो चाहती थी वो कराया है, में लिखा हुआ है पब्लिक डोमेन में। क्या उन्होंने भी कार्यकाल निकल गया, गांधी का भी कार्यकाल निकल गया, लेकिन वो समाधान नहीं हो। क्या हुआ? क्योंकि जब 150 वर्ष आजादी है, इसके आजाद हो जाने के बाद हमें वो व्यवस्था आज भी है, तो इस देश इसका जनमानस चाहता है क्या उनको इस देश में रहने का
जो हमारे राजस्थान नहीं करते। हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय हम सब लोगों की से लोग मौजूद हैं, इसके तौर से उससे निपटने की सलाह है। राजनीतिक दल ही प्रक्रिया से है एक लाभ। और 2014 के चुनाव हारने के बाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी की रिपोर्ट को आप पढ़िए, स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस और कांग्रेस का हल। तो ये स्पष्ट पर उज्जवल पाठक, पल्लवी, मैं या आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं और समाधान इस देश को भी करना चाहिए। चर्चा से काम नहीं चलाएगा। चर्चा करती स्वागत, देश ने जो कहा स्वागत, जो कहा उसका भी स्वागत करता। समाधान क्या है? ये चर्चा के बाद भी ये समस्या भी यहीं बनी रही तो क्या ना? बिल्कुल बात आप बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं। बिल्कुल आप बात ठीक उठा रहे हैं कि अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा के साथ समाधान क्या है, इस तरफ भी तो बात होनी चाहिए ना। और ये जिम्मेदारी बनती पूर्ण बहुमत की सरकार, आप देश के प्रधानमंत्री, तमाम समस्याओं का समाधान आप 370 जैसे तो खत्म कर दिया, वो भी नेहरू जी के चलते हैं। लेकिन उनसे आप कैसे निपटेंगे? जो गीत का सम्मान से ये भी नरेंद्र मोदी देश की जनता जानना चाहती। हम आपके साथ हैं, आप कड़ा कदम के बचाव में कौन आता है? कांग्रेस आता है, टीएमसी आती है, वो देश जवाब देगा। लेकिन कड़ा कदम आना पड़ेगा, वो आपको भी कुचलना पड़ेगा। बिल्कुल कदम उठाने होंगे। और चर्चा हो रही है तो सिर्फ चर्चा सिर्फ आरोपों के लिए नहीं हो कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, समाधान की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाने होंगे। पर पल्लवी जी, एक चीज हम और क्लियर करना चाहते हैं आपसे, बीजेपी अभी क्या चाहती है? क्या सरकार ये चाहती है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, हर सार्वजनिक स्थान, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया जाए? जी बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल चाहते हैं। आपने देखा होगा योगी जी ने बोला भी है, जस्ट 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। चलिए पल्लवी जी हमारे साथ हैं। जी इट्स फाइन मॉम्स जी, ड्यूटी, तो आई कैन आपने भी सुना अंडरस्टैंड। होगा, माननीय योगी जी ने बोला था कि स्कूलों में, कॉलेजेस में भी वंदे मातरम का गान करना चाहिए। इसको हम अनिवार्य भी करेंगे। Mom's duty, I can understand, no problem. Really sorry. No, it's fine. So मतलब तो आपने ये चीज पहले भी सुनी हुई थी, इस बारे में, इस विषय में बात हो रही है। तो बिल्कुल सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि इसका समाधान निकालना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रगीत है जिसे हमने गाया है स्वतंत्रता के समय, तो इसकी महत्ता तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल इस पे यही हम चाहते हैं कि ये हर जगह अनिवार्य हो। जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं उसी तरीके से हम अपने राष्ट्रगीत को भी गाएं। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, हमें तो याद है हमने बचपन में गाया है, लेकिन वही जो हमारे दो स्टैंजा थे जो हमें पता था, वही हमने सिर्फ गाए थे। पर बिल्कुल हमें पूरा आना चाहिए और हम हर जगह ये अनिवार्य होना जरूरी है। पर उन्हीं दो स्टैंजा के लिए ही देखिए खड़गे आज भी सदन में बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हैं कि 2 छंद ही गाए जाने चाहिए, जिसका जवाब उज्जवल जी की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, आप क्यों कहना चाहते हैं, कांग्रेस का ये क्यों स्टैंड है कि सिर्फ 2 छंद ही गाए जाने चाहिए। उज्जवल जी, एक फाइनल स्टैंड मैं कांग्रेस का यहाँ पर जानना चाहती हूँ, अगर आप बात रख पाए कि आप क्या चाहते हैं, वंदे मातरम वैकल्पिक हो कि गाना चाहते हैं तो गाएं, नहीं गाना चाहते हैं तो नहीं गाएं, पूरा गाएं, आधा गाएं, सिर्फ 2 स्टैंजा गाएं, क्या प्रॉपर स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, जो संविधान का स्टैंड है, जो संविधान सभा का स्टैंड है और जो सामूहिक संविधान सभा के जनादेश का स्टैंड है, वही कांग्रेस का स्टैंड है। यदि सामूहिक रूप से संविधान सभा ने 2 स्टैंजास को राष्ट्रीय गीत घोषित किया है तो आप उसको गाइए, जिसको नहीं गाना है वो नहीं गाए, उसकी भी आजादी संविधान देता है। भाई ये तो आप जानती हैं कि भाई संविधान स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, तो जिसको गाना है गाए, जिसको नहीं गाना है हम गाएंगे कि हम उसको राष्ट्रीय मानते हैं।
मतलब ठीक ये है? लोगों भाजपा की वाले नहीं चॉइस पर गाएंगे छोड़ क्योंकि देना इनका चाहिए। इतिहास था बाकी पर रहा। दैट मीन्स लोगों की और चॉइस मोनिका पर छोड़ जी, देना पहले बात चाहिए। सुनिए मेरी। हाँ जी नहीं, मोनिका जी मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का स्टैंड आप समझ लीजिए, 1896 से लेकर के और अभी तक जो लास्ट अधिवेशन कांग्रेस का अहमदाबाद में हुआ है, प्रत्येक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता रहा है, गाया जाता रहेगा। ठीक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब वह 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की थी, कांग्रेस की प्रारूप समिति से घोषणा करवाई थी कि वंदे मातरम प्रत्येक नेशनल कांग्रेस की गैदरिंग में गाया जाएगा, और गाया जाता रहा है। अब इससे ज्यादा आपको मैं क्या बता दूं, बताइए। कांग्रेस के इससे अधिवेशन ज्यादा की क्या बात कह नहीं सकता हो हूं? रही और है ना संविधान उज्जवल सभा जी, ने उसको कांग्रेस के अधिवेशन की बात नहीं हो रही है। अगर जी। मैं उसको एक लाइन में कह दे रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस 6 की लाइन गाली- में बात बताऊंगा। कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जा रहा है वो आप कह रहे हैं ठीक है। खड़गे ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा ठीक है कि भाई कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता रहा है। मैं अगर आपकी बात को 6 लाइनों को एक लाइन में कंक्लूड कर रही हूँ तो आप वो बताइए, क्या हम ठीक समझ रहे हैं या नहीं कि ये वैकल्पिक होना चाहिए? कांग्रेस ये चाहती है कि भाई आपको गाना है तो गाइए, नहीं गाना है तो मत गाइए। क्या कांग्रेस का स्टैंड ये है? देखिए कांग्रेस तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत होने के नाते सभी देश के सम्मानित नागरिकों से आग्रह करती है कि वंदे मातरम का सम्मान करें और इसको गाए। हाँ। भाई कांग्रेस तो आग्रह करती है, बिल्कुल। भाई अगर कांग्रेस तो ये भी कहती है कि संघ मुख्यालय में तिरंगा लहराया जाना चाहिए, तो क्या लहराते हैं क्या संघ वाले? कांग्रेस तो ये भी कहती है कि संघ मुख्यालय में जो भारत माता की तस्वीर लगी है उसमें संघ की झंडा की जगह हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा होना चाहिए, तो क्या करते हैं क्या संघ वाले? बताइए। कांग्रेस तो देश के नागरिकों से अनुरोध ही कर सकती है। पल्लवी जी बताइए, आप कुछ कहना भी चाह रही थी। उच्च आदर्श मानते हैं अपना, तो नागरिक भी माने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बोला गया कि संविधान के हिसाब से उसमें 2 छंद ही रखे गए थे, उसको गाना चाहिए, और वो भी अनिवार्य की बात तो नहीं की है उज्जवल जी ने। तो एक चीज कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल के इतिहास में 75 बार संविधान में संशोधन किया। उज्जवल जी आप बोल रहे थे, फिर आप बोल रहे हैं, मैं कब बोलूं आप मुझे बताएं। 60 साल के समय में 75 बार इन्होंने अपने हिसाब से जब जरूरत हुई संविधान में संशोधन कर दिया। तो बिल्कुल जैसे उसमें विश्लेषण हुआ था कि वंदे मातरम के ये छंद कैसे हैं, वो छंद कैसे हैं, इस समय भी मैं मानती हूँ कि उसको विश्लेषण की आवश्यकता है, और इन दोनों छंदों को जो निकाले गए तो उनको जोड़ना चाहिए, और बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान अनिवार्य हमारे लिए है, आपने बताया आप गाते थे, आप यहाँ गाते थे, आप वहां गाते थे, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपने देशवासियों के लिए अनिवार्य करना इसे जरूरी नहीं समझा? ऐसा गीत जो सभी गाते थे स्वतंत्रता से पहले, क्या वो जरूरी नहीं था कि बच्चे स्कूल में गाएं? हर स्कूल में नहीं गाया जाता, बहुत ही कम स्कूल है जहाँ पे वंदे मातरम गाया जाता है। तो पल्लवी सिंह जी का अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल, पल्लवी सिंह जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है कि इसको पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड ये है कि जिसको गाना है गाए, जिसको गाना है नहीं गाए। हम अपील करते हैं लेकिन किसी को भी ऐसे मजबूर नहीं, कांग्रेस का स्टैंड ये नहीं। तो आप यही तो कह रहे हैं, आपने खुद कहा। सर एक लाइन में स्टैंड क्लियर कर दीजिए ताकि कोई भी शब्द इधर उधर ना जाए। देखिए कांग्रेस भी चाहती है कि वंदे मातरम गाया जाए, भाई राष्ट्रीय गीत है, क्यों नहीं गाया जाए? हाँ, पर अनिवार्य हो कि नहीं हो, गाया जाए। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ जी, अनिवार्य हो या वैकल्पिक हो। मैं तो कह रहा हूँ देश जनता से कि भाई फिर वही बात आप करती हैं। बात हम ठीक कर रहे हैं सर, आप उसे शब्दों में घुमाना चाह रहे हैं। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, आप उसे शब्दों में घुमा रहे हैं। सिंपल सी बात, अनिवार्य या वैकल्पिक बता दीजिए, एक वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। सुनील कौशिक जी आप बता दीजिए, अनिवार्य या वैकल्पिक। अनिवार्य होना जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अब राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, अनिवार्य क्यों नहीं? तिरंगा झंडा अनिवार्य है, उसको एक्सेप्ट करने के तिरंगा। उज्जवल जी बात को घुमाने से कुछ नहीं होता है। राष्ट्रीय स्टैंड हमेशा क्लियरली एक लाइन में क्लियर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बात को घुमाएंगे तो जनता आज की बहुत समझदार है, और ये जनता सब समझती है कि कौन सीधी बात कर रहा है, कौन घुमाकर बात कर रहा है, और कौन उसे अपने शब्दों में लेना चाह रहा है।
तो युवा आज का बहुत समझदार है, इसलिए इन बातों का जरा ध्यान रखिए और शायद ये विपक्ष को भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जनता समझदार, अगर आप बातों में ऐसे घुमाएंगे तो जनता फिर वोट के टाइम पर भी आपको घुमा देगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधी बात में आज हमने बात की वंदे मातरम पर, जिसका संग्राम देखने को मिल रहा है सदन में और बाहर भी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। शाम 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा बियॉन्ड हेडलाइंस में।